बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम अपना बायो का कोर्स पढ़ रहे थे और उससे प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 1 और 2 को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 विच इज कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस वर्ड कैरियर के बारे में कि कैरियर आखिर होता क्या है। तो कैरियर वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि हम कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर सिर्फ एक जॉब का नाम नहीं है कि एक इंसान जो जॉब कर रहा है वो उसका कैरियर है, बल्कि कैरियर एक पूरी जर्नी है, एक पूरा सफर है, एक प्रोफेशन है जो इंसान अडॉप्ट करता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग। और हर इंसान को चाहिए कि अपना कैरियर उसी फील्ड को बनाए जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट के बगैर कोई भी काम करेगा तो वो उसमें ग्रो नहीं कर पाता। जैसे कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। अगर कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहता है और उसे डॉक्टर बनना पड़े तो वो ऑब्वियसली उसमें इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू वो इंसान जो बनना ही डॉक्टर चाहता था, जिसका पैशन था डॉक्टर बनना। सही है। तो अगर हम बायो में देखें तो आप में से इस वक्त मोस्टली बच्चों को लग रहा होगा कि जब हम बायो पढ़ेंगे अभी मैट्रिक में और फिर आपने आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करनी है एफएससी, उसमें भी हम बायो रखेंगे, प्री मेडिकल पढ़ेंगे और फिर हम सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बायो पढ़कर ट्रस्ट मी, डॉक्टर के अलावा भी, डॉक्टर तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ही सही, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं जिनमें से कुछ आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं। तो हम अभी उनका आप बोर्ड से एक जनरल सा ओवरव्यू देख लें और नेक्स्ट हम बुक से उसकी रीडिंग करते हैं। बुक में मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारे पास ये 12 प्रोफेशंस बताए हुए हैं, कैरियर्स बताए हुए हैं बायो की फील्ड से रिलेटेड कि जब आप बायोलॉजी रखते हैं तो आप किन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इन 12 के अलावा भी प्रोफेशंस हैं काफी सारे, आपकी बुक में अभी इनको ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप इन पर ही फोकस करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया, किसी भी इंसान का प्रोफेशन, उसकी फील्ड, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, जिसको वो अडॉप्ट करता है, या फिर जो उसका पेशा होता है, आप ये कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर। The students of biology get a comprehension of the various phenomena of life. Comprehension क्या होता है, किसी चीज को समझने की सलाहियत। तो जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा वो लाइफ के बारे में, क्योंकि बायो में हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं ना हम बायोलॉजी में। तो उनके अंदर लाइफ के जो फिनोमेना होता है वाकयात। तो जो लाइफ में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में या प्लांट्स में या जो भी लिविंग थिंग है उसकी लाइफ में जो भी वाकयात हो रहे हैं, जो भी चीजें जिस प्रोसेस से हो रही हैं, जो जिन स्टेप्स से हो रही हैं, उन सबको समझने की सहायता, उन सबकी कॉम्प्रीहेंशन बायो के स्टूडेंट्स में जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आफ्टर द एफएससी विद बायोलॉजी, अभी आप मैट्रिक पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक के बाद आप एफएससी करेंगे। तो बायोलॉजी में एफएससी करने के बाद दे कैन सिलेक्ट फर्दर स्टडीज। फर्दर क्या होता है, मजीद जो आगे की उनकी पढ़ाई है, फॉर डाइवर्स कैरियर्स। डाइवर्स होता है बहुत से, जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं, बहुत से मुख्तलिफ शोबों में वो अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द कैरियर्स इन बायोलॉजी, या डिस्कस कैरियर्स इन बायोलॉजी। और शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक कैरियर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जो इससे पहले हमने दोनों टॉपिक्स पढ़े थे वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैरियर जो हमारे पास डिस्कस किया गया हमारी बुक में, वो है मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो जो मेडिसिन का प्रोफेशन है, जो मेडिसिन का शोबा है, वो किस चीज के साथ डील करता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होता है तशखीस करना, पता लगाना बीमारी का कि बीमारी है क्या, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और फिर उसका क्या करना, इलाज करना, उसको ट्रीट करना। तो जो ये प्रोफेशन है, इसमें बीमारियों का पहले पता लगाया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि बीमारी है क्या, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सर्जरी, अच्छा हमने पहले मेडिसिन को डिस्कस कर लिया कि मेडिसिन में हम क्या करेंगे कि डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे। और फिर सर्जरी, सर्जरी में क्या होता है, द डिफेक्टिव पार्ट्स, बॉडी के वो पार्ट जो खराब हो चुके या जिनमें कोई मसला हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उनको रिपेयर, या तो रिपेयर कर दिया जाता है, या क्या कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। रिप्लेस होता है बदल देना, या तो उनको बदल दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस चीज को आप लोग
इस तरह समझे जैसे किसी पेशेंट के कभी टांग में कोई मसला आ गया, कोई इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक किया जाता है। डॉक्टर्स जो है वो उसकी सर्जरी करते हैं, या फिर किसी की बोन हड्डी टूट जाती है टांग की, तो उसको जो है वो रिपेयर किया जाता है। रिप्लेस होता है बदल देना, जैसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं कि जब किसी फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, तो किसी हेल्दी बंदे की किडनी लेके, क्योंकि इंसान एक किडनी पे रह सकता है ना जिंदा, तो उसकी किडनी जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी हेल्दी बंदे की किडनी से। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेस करना। रिप्लेस करके सर्जरी की जाती है, या फिर रिमूव कर देना। कोई डिफेक्टिव पार्ट जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा हो और एक्स्ट्रा हो, जैसे अपेंडिक्स अक्सर लोगों की रिमूव कर दी जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव। तो सर्जरी में या तो रिपेयर किया जाता है, डिफेक्टिव पार्ट को ठीक किया जाता है, या रिप्लेस कर दिया जाता है किसी हेल्दी पेशेंट के पार्ट से, उसको बदल दिया जाता है, या फिर बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस शोबे के लिए स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना होता है, स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 years, 5 साल की पढ़ाई होती है इसके लिए, जो आपके एफएससी के बाद 5 साल की पढ़ाई होती है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस की डिग्री जिसको हम कहते हैं। एमबीबीएस की एब्रीविएशन क्या है, एमबीबीएस किसकी एब्रीविएशन है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव, इसको हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे 3 अलग-अलग एग्जांपल्स से इनको समझा, लेकिन अगर हम एक ही एग्जांपल लें जिसमें हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक पेशेंट है, उसकी किडनी में कोई इश्यू है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, उसको मेडिसिन देगा, उसको दवाइयाँ देगा और कोशिश करेगा कि वो रिपेयर हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो कंडीशन उसकी ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो दवाइयों से रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसकी किडनी को रिप्लेस कर देगा, ट्रांसप्लांट करेगा, रिप्लेस करेगा उसकी किडनी को हेल्दी बंदे की किडनी से। और वो ज़्यादातर फैमिली के ही कोई पर्सन होता है जो उसको किडनी क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जब डॉक्टर जो है वो उसकी किडनी को रिप्लेस कर देगा दूसरे हेल्दी पेशेंट की किडनी से, और उसकी अपनी किडनी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, निकाल देगा। तो रिपेयर, रिप्लेस एंड रिमूव, ये वाली जो सर्जरी होती है, ये कौन करता है, जो 5 years डिग्री पढ़ते हैं हमारे पास, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस की। एम मींस मेडिसिन, बी मींस बैचलर, और सेकंड बी का मतलब भी बैचलर है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, एंड बैचलर ऑफ एस मींस सर्जरी। अगला जो कैरियर है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट किस में स्पेशलाइज करते हैं, ओरल हेल्थ में। ओरल हेल्थ क्या होती है, हमारे मुंह की जो हेल्थ होती है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, हमारे दांत आ जाते हैं, हमारे गम्स आ जाते हैं, हमारे जो टीथ हैं या फिर हमारे जो गम्स है, मसूड़े हैं वो हैं, और हमारी टंग, इन सब की हेल्थ के बारे में कौन देखता है, कौन स्पेशलाइज करता है, कौन पढ़ता है, एक डेंटिस्ट पढ़ता है। दे डायग्नोज, वो डायग्नोज करते हैं, पता लगाते हैं, तशखीस करते हैं, एंड ट्रीट, और फिर उसको क्या कहते हैं, ट्रीट। जब तक डायग्नोज नहीं किया जाएगा, जब तक बीमारी का पता नहीं लगाया जाएगा, तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, पहले पता लगाते हैं, फिर ट्रीट करते हैं। किस चीज को, डेंटल डिजीजेस को, यानी कि मुंह की बीमारियों को, दांतों की बीमारियों को। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे अक्सर लोगों के दांत गल सड़ जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, या फिर मसूड़ों में कोई बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और कुछ लोगों को क्या हो जाता है, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। तो इन सब चीजों के बारे में कौन जो है वो उनको डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है, एक डेंटिस्ट डायग्नोस करता है, और सर्जरीज भी परफॉर्म करता है ओरल हेल्थ के लिए, यानी दांतों की हेल्थ के लिए, मुंह की हेल्थ के लिए। फॉर दिस प्रोफेशन, इस शोबे के लिए क्या करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, 4 years बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस की डिग्री लेनी पड़ती है एक स्टूडेंट को। और वो कितने साल की होती है, 4 साल की। अभी हमने ऊपर एमबीबीएस की डिग्री पढ़ी थी ना, वो कितने साल की थी, 5 साल की। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये अगर आप लोगों के पेपर में, वैसे तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, लेकिन वैसे भी आप लोगों की लाइफ में आगे चल के ये चीजें काम आएंगी। एजुकेशन या पढ़ाई सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आपने अपनी लाइफ में इन चीजों को इन्वॉल्व करना है और आपने इन चीजों से सीखना है। नेक्स्ट प्रोफेशन इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में फार्मा का मतलब होता है दवाइयों से मुतल्लिक, दवाइयों से मुतल्लिक, या फिर दवा साजी, दवाई बनाना, या और लॉजी क्या होता है, स्टडी। हमने पीछे भी पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि लॉजी हम कहते हैं स्टडी को। तो फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट जो फार्माकोलॉजी का कैरियर अडॉप्ट करते हैं, वो ये पढ़ते हैं कि ड्रग्स के या दवाइयों के हम ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, और वो किस तरह से बॉडी पर इफेक्ट करती हैं डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए।
हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दिए जाते हैं किस लिए, किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। फार्माकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पर कैसे असर होता है, मतलब कि कौन सा ड्रग किस बीमारी के लिए हमने यूज करना है, किस डिजीज के लिए हमने कौन सी दवाई देनी है। एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन, और उसके अलावा वो नई दवाइयां भी बनाते हैं, क्योंकि जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो दवाइयों के स्ट्रक्चर, उनके केमिकल्स, उनके सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्हें पता होता है कि कौन सा सॉल्ट जो है वो किस बीमारी पे असर करेगा और हमने किस दवाई को किस तरीके से बनाना है। अब जिन लोगों को फार्माकोलॉजी में अपना कैरियर बनाना होता है वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बैचलर ऑफ स्टडीज BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री इज रिक्वायर्ड। ये दो तरह की डिग्रीज हैं जो फार्माकोलॉजी के लिए की जा सकती है। एक है BS डिग्री जो कि कितने साल की होती है, 4 साल की होती है, लेकिन इसमें जो है ना वो ये कम प्रोफेशनल होती है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस डिग्री के बाद डॉक्टर का टाइटल अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, और इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कम होती है। लेकिन जो नेक्स्ट है ना वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है ना वो कितने साल की होती है, वो 5 साल की होती है, और इसके बाद डॉक्टर का टाइटल लगाना जो है वो पॉसिबल होता है। लेकिन अक्सर रूल्स में कहा जाता है कि D.Pharm के लोग भी अपने साथ डॉक्टर का टाइटल नहीं लगा सकते, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना, ये फिर भी लगा सकते हैं। और ये डिग्री एज कम्पेयर टू BS डिग्री, जो D.Pharm की डिग्री है वो ज्यादा प्रोफेशनल होती है और इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट कैरियर इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में फिजियो का मतलब क्या होता है, जिस्मानी, और थेरेपी होता है वर्जिश। यानी कि ऐसे लोग जो आपको एक्सरसाइज से या मसाज वगैरह से आपके जिस्म में जो भी कमजोरी हो या बीमारी हो उसका क्या करें, ट्रीट करें उसको। इट इज द थेरेपी, एक ऐसी थेरेपी होती है। थेरेपी क्या होता है, बीमारी या चोट का इलाज एक्सरसाइज से करना। बीमारी या चोट का इलाज किससे करना, एक्सरसाइज से, उसको हम कहते हैं थेरेपी। दैट इज यूज टू रीस्टोर, जो कि रीस्टोर करने के लिए हेल्प करती है। रीस्टोर क्या होता है, दोबारा से बहाल करना, किसी चीज को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ले आना। जो खराब चीज होती है उसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आना, दोबारा बहाल करना, उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोर। रीस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी क्या होता है, बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है, जो नॉर्मल तरीके से काम करने की सलाहियत, मूवमेंट करने की, हिलने जुलने की, हरकत करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट हैज बीन इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड क्या होता है, खराब हो जाना या फिर कमजोर हो जाना, जो कि खराब हो जाए या फिर कमजोर हो जाए बाय डिजीजेस और इंजरी, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी चोट की वजह से। तो किसी बीमारी या चोट की वजह से अगर किसी इंसान के बॉडी के मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाए, वो ठीक तरह से मूव ना कर सक रहा हो, तो उसको दोबारा बहाल करने के लिए, उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए एक्सरसाइजेस की हेल्प से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं या कोई टांग में या पाँव में कोई मसला हो जाता है तो फिर उनकी फिजियोथेरेपी होती है, और वो एक्सरसाइज से उनके पाँव, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है जिसमें उनको पता होता है कि किस मसल को कहाँ से मूव करना है और किस तरह से एक्सरसाइज करवानी है जिससे इस पेशेंट को फर्क पड़ेगा। फिजियोथेरेपिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं, जिस्मानी वर्जिश को यूज करते हैं, फिजिकल मोडालिटीज सच एज मसाज। फिजिकल मोडालिटीज क्या होता है कि फिजियोथेरेपी में यूज होने वाले ऐसे डिवाइसेस या ट्रीटमेंट्स जो दर्द या सूजन वगैरह को कम करें और बॉडी की मूवमेंट को बेहतर करे। जैसे कि बॉडी मसाज होता है, बर्फ या ठंडक से अक्सर दर्द का इलाज किया जाता है, या फिर वेव से, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती हैं या करंट वगैरह से भी दर्द का इलाज किया जा सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट या तो फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, या फिर इस तरह से जो मोडालिटीज होती है जिनमें मसाज वगैरह या ठंडक वगैरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है पेन का, या फिर कोई जो इम्पेयर बॉडी पार्ट है उसका। तो इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट, ताकि जो पेशेंट की मूवमेंट है उसमें क्या आ सके, बेहतरी आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके। तो बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना पड़ता है, 4 years BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज नीडेड। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए एक स्टूडेंट को 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री करनी पड़ती है, किस सब्जेक्ट में, फिजिकल थेरेपी में या फिर फिजियोथेरेपी में। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ।
फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जंगली जो जानवर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक वो जानवर होते हैं जिसमें जो आप लोगों के घरों में रहते हैं उनको हम कहते हैं पेट्स, वो पालतू जानवर होते हैं। और जो जंगली जानवर होते हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, जैसे कि लॉयंस हैं, डियर हैं, टाइगर्स वगैरह हैं, वो होते हैं वाइल्ड लाइफ। तो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ में किनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, फिशेस के बारे में, मछलियों के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में, उनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा जाता है, उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है कि उनके आपस में कैसे इंटरेक्शंस हैं। और उसके बाद जो है वो उनकी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा जाता है कि जो अक्सर जो है वो जंगली जानवरों को ना खतरात होते हैं दूसरे जानवरों से भी, या फिर जो अक्सर जो कोई वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज होती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं जिससे जंगली जानवरों को कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए उनके बचाव के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा जाता है फिशरीज में और वाइल्ड लाइफ में। अच्छा, अब इसमें बायोलॉजी का भी काम है, इसमें जोलॉजी का भी काम है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। जोलॉजी क्या होता है, एनिमल्स की स्टडी। इसमें इकोलॉजी का भी काम है। इकोलॉजी क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो इसमें वो सारी जो फील्ड्स है ना वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें स्टडी की जाती है किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में, फिशेस की, एक्वाटिक लाइफ की, जो पानी में जो लाइफ है, जो पानी के नीचे रहते हैं, जैसे मछलियां हैं, टर्टल्स वगैरह हैं, जेली फिशेस, उन सब के बारे में, एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट। जब फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करते हैं किस डिग्री के बाद, बीएस, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, या फिर मास्टर्स की जो डिग्री होती है, मास्टर स्टडीज की डिग्री इन जोलॉजी, जोलॉजी में, एनिमल स्टडीज में, फिशरीज में फिशेस के बारे में स्टडी, और एक्वा कल्चर में होते हैं जो भी पानी के नीचे जो मखलूक रहती है उन सब के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर। नेक्स्ट कैरियर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, ज़राअत के तरीके या ज़राअत के बारे में जिस फील्ड में पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। इसमें फसलों, सब्जियों वगैरह को साइंटिफिकली बेहतर तरीके से उगाने के बारे में सिखाया जाता है। बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से या फिर बेहतर खाद वगैरह से, फर्टिलाइजर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे बेहतर बना सकते हैं वो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, ये वही तरीका होता है कि अगर एक प्लांट जो है वो या एक फसल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उगती है या एक प्लांट ज्यादा अच्छा है तो हम क्या करेंगे, और दूसरा प्लांट जो है वो अच्छा नहीं है या फसल अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो अच्छी फसल है उसके जीन्स को या अच्छे प्लांट के जीन्स को इंसर्ट करवा देंगे दूसरे प्लांट के जीन्स में ताकि वो भी बेहतर हो सके। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो ज़राअत के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वो खेती बाड़ी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं, यानी कि बेहतर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, बेहतर खादें वगैरह बनाते हैं, और उसके अलावा भी जो उसको पानी देने के तरीके और बहुत से तरीके होते हैं जिस तरीके से हम खेती बाड़ी को बेहतर बना सकते हैं। हम नहीं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, फसलों की पैदावार। तो फसलों की पैदावार में वो बेहतरी लाते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और पायदार ज़राअत के तरीके निकालते हैं। अब पायदार ज़राअत के तरीके क्या होते हैं, वो ऐसे तरीके होते हैं जिनसे सिर्फ आज के लिए फसल को बेहतर ना किया जा सके बल्कि फ्यूचर के लिए भी वो सेफ हो, यानी जमीन, पानी, इन्वायरमेंट का इस तरह से ख्याल रखना कि हमेशा फसल उगाने के वो काबिल है। सिर्फ ये नहीं कि आज अच्छी फसल उग गई और फ्यूचर में उस जमीन को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। आज भी अच्छी फसल उगे और फ्यूचर में भी वो सेफ रहे। किस तरह होता है कि कुछ फसलें जो है अगर वो हर बार उगाई जाए तो जमीन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सेम फसल, मतलब एक ही जमीन पर एक ही तरह की फसल हर बार उगती रहे तो वो जमीन कमजोर हो जाती है, फिर वो जो है वो फर्टिलाइज नहीं रहती, वो जो है वो जमीन बंजर हो जाती है। फार्मर्स क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं कि डिफरेंट फसल उगाते हैं डिफरेंट सीजन्स में। जैसे कि पहले गंदम की फसल उगाएंगे, फिर मूंग की दाल की फसल उगाएंगे वगैरह, ताकि जमीन जो है वो हमेशा हेल्दी रहे। अब इस फील्ड के लिए या इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए क्या स्टडी करनी पड़ती है, अ 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री चाहिए किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट कैरियर इज एनिमल हस्बेंड्री। अब हस्बेंड्री क्या होता है, ख्याल रखना
या फिर क्या करना, देखभाल करना या परवरिश करना। सही है। तो इस फील्ड में जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो जानवरों की देखभाल करते हैं, उनके खाने की देखभाल करते हैं, और उसके अलावा वो ये भी देखभाल करते हैं कि जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं वो ही आगे जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, ताकि अच्छी नस्ल के ही जानवर पैदा हो। और इस वजह से, क्योंकि अच्छे ज्यादा ताकि वो ज्यादा दूध मिले, उनसे ज्यादा गोश्त मिल सके। और अगर मुर्गियों का कोई पोल्ट्री फार्म है तो वो ये फोकस करेंगे कि ऐसी मुर्गियां जो अंडे ज्यादा दे, ताकि उनसे ज्यादा फायदेमंद चीजें हासिल की जा सके। दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग। इस फील्ड में क्या होता है, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी और बेहतर जो नस्ल होती है ना, उसको बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, अच्छी और बेहतर नस्ल को बढ़ाने को हम कहते हैं ब्रीडिंग। एंड केयरिंग। केयरिंग होता है ख्याल रखना। फॉर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशियों को, जैसे कि हमारे पास गाय, बकरियां, ऊंट वगैरह होते हैं। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि उनकी क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सके और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो अच्छी चीजें जैसे अच्छा दूध, अंडे वगैरह प्रोड्यूस करने की जो उनकी एबिलिटी होती है उसको भी बेहतर किया जा सके। For it, students can pursue a 4 years BS degree in animal husbandry। इस ऑक्यूपेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है बैचलर ऑफ साइंस की इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हम किसको कहते हैं, बागबानी को। बागबानी को हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वो क्या काश्त करते हैं, फ्रूट्स को, फलों को, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फ्लावर्स को, फूलों को, एंड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, और जो सजावटी पौधे होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, सजावटी पौधे वगैरह जो हम घरों में लगाते हैं, घरों के सजावट के, जैसे कि गुलमोहर होता है या फिर सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर होता है। ये जो सारे पौधे होते हैं जो घर में, घर की सजावट के लिए लगाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वो फल, फूल, सब्जियां, सजावटी पौधे वगैरह उगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि एग्रीकल्चर में भी तो हम उगाते हैं, ये खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फर्क है। एग्रीकल्चर में जो है वो फसलें उगाई जाती है, जैसे कि गंदम, गन्ना वगैरह। लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, फल, फूल, सब्जियां, जैसे कि रोज का फ्लावर है या फिर टोमेटो है या मैंगो वगैरह का जो प्लांट है वो उगाया जाता है। सही है। और जो एग्रीकल्चर है ना, वो खेतों में किया जाता है, खेतों में फार्मिंग की जाती है और खेतों में फसलें उगाई जाती है। लेकिन हॉर्टिकल्चर जो है वो बागबानी है, वो गार्डन वगैरह में की जाती है, या फिर जैसे नर्सरी होती है जो जहाँ पे फ्लावर्स या पौधे मिलते हैं हमें, नर्सरी, वो सब किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का। A 4-year BS degree in horticulture is required for it। इसके लिए इस फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होता है, 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेनी होती है, किस सब्जेक्ट में, हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्री की फील्ड में जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जो इस फील्ड को पढ़ते हैं, वो मैनेज करते हैं, संभालते हैं, देखभाल करते हैं। और कंजर्व, कंजर्व क्या होता है, बचाना फॉरेस्ट को, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, और वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, उनको बचाते हैं। और फॉरेस्ट, जैसे वहां पे जो दरख्त वगैरह लगे होते हैं, अक्सर लोग वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। जो जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो उसको बचाने में रोल प्ले करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन 4-year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री नेसेसरी। इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री चाहिए होती है, किस सब्जेक्ट में, फॉरेस्ट्री में। नेक्स्ट इज फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर्स फार्म। जो लोग फार्मिंग पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो फार्म्स को, खेतों वगैरह को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एनिमल फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स में क्या होती है, हमारे पास मुर्गियां होती हैं, और क्या है, फ्रूट फार्म्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी वगैरह पालते हैं, फसलें उगाते हैं। ये सब कुछ कौन करता है, जो फार्मिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो सब ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो खेत भी संभाल रहे हैं, वो जानवरों की भी देखभाल करते हैं, वो मवेशी वगैरह भी पालते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स भी बनाते हैं, वो फ्रूट फार्म्स भी बनाते हैं। अच्छा, अब जो फार्मिंग है ना, इसमें अब 3 चीजें हमने पढ़ी। क्या पढ़ी, क्रॉप्स की भी फार्मिंग हमने पढ़ी, इसमें हमने एनिमल्स के भी पढ़ा कि एनिमल फार्मिंग भी इसमें हो रही है, और इसमें क्या है, दोनों तरह की फार्मिंग भी हो सकती है। तो फार्मिंग में हमारे पास 3 चीजें आ सकती हैं। और जो फार्मिंग है ना, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। सही है, एग्रीकल्चर एक मेन चीज है, मेजर चीज है, और जो फार्मिंग है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है एग्रीकल्चर का।
अच्छा, इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इस तरह के फार्म्स में वो फसलें उगाते हैं और वो जानवरों वगैरह को पालते हैं, जैसे कि गाय बैल वगैरह होते हैं फॉर फूड, किसके लिए, खाने के लिए फसलें भी उगाई जाती है, और अक्सर जो है वो जानवरों का गोश्त जो है वो मीट वगैरह वो भी यूज किया जाता है। अदर प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि दूध है या अंडे वगैरह पोल्ट्री फार्म से मिलते हैं, वो सब कुछ जो है वो कौन करता है, ये फार्मिंग जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो। A 4-year BS degree in agriculture और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो फार्मिंग है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो फार्मिंग को कंटिन्यू करने के लिए 4 साल की बीएस की डिग्री या तो एग्रीकल्चर में चाहिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर पढ़ा होता है वो फार्मिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और या तो फिर फार्मिंग के लिए स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं, उनको भी किया जा सकता है इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए या उनके कंपोनेंट्स को यूज करते हुए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, इंसुलिन की एग्जांपल, कि हम एक ह्यूमन से इंसुलिन का जीन लेते हैं और फिर उसको एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाता है, फिर वो इंसुलिन उस बैक्टीरिया से लिया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और उसको एक मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। किन के लिए? डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो इंसुलिन होती है वो हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करती है ना, डायबिटीज को। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता, उनको डायबिटीज हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, तो जब हम देखते हैं कि अक्सर उनको दवाई दी जाती है तो वो क्या होती है, वो इंसुलिन होती है, और वो इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके जीन्स को यूज करते हुए ही वो इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाने को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करते हैं, बायोलॉजिकल तरीकाकार को यूज करते हैं तो डेवलप प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ऐसी चीजें बनाने के लिए, एंड टेक्नोलॉजीज, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, मेडिसिन, किसमें? मेडिसिन में, जिससे हम दवाइयां बना सके। एग्रीकल्चर, ज़राअत में कैसे फ़ायदा देती हैं कि हमारे पास, हमने अभी पहले डिस्कस किया कि ऐसी फसलें जो अच्छी ना उग रही हो, या ऐसी ज़मीन जिस पे अच्छी फसलें उगती हों, तो हम क्या करते हैं, उन फसलों के जीन्स या फिर उन प्लांट्स के जीन्स दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र करवाते हैं, और वो प्लांट्स भी जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। या फिर एग्रीकल्चर के अंदर दूसरे टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि एक प्लांट को यूज़ करते हुए दूसरे प्लांट की ग्रोथ को बेहतर बनाया जाए, या फिर फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हुए प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर बनाया जाए। तो ये जो सारी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। 4-year BS डिग्री, इसके लिए 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री चाहिए होती है इन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स ऐसी साइंस है जो क्राइम का पता लगाने में हेल्प करती है कि ये जुर्म कैसे हुआ है, इस जुर्म को किसने किया, या फिर मतलब ये जुर्म किस तरह से हुआ। कोई भी क्राइम होता है तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो सब किसके थ्रू होता है? फॉरेंसिक साइंस के थ्रू होता है। इसमें फिंगरप्रिंट्स को यूज किया जाता है, इसमें डीएनए को यूज किया जाता है, इसमें ब्लड या खून के अगर कोई निशान लगे, धब्बे लगे तो उसको यूज किया जा सकता है, या फिर अक्सर नेल टूट जाता है उसको यूज किया जाता है। ये सारे जो एविडेंस होते हैं, ये जो सारे सबूत होते हैं, इनको यूज किया जाता है किस लिए? ताकि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। फॉरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंसेस। फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसके थ्रू एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, पता लगाते हैं? फिजिकल एविडेंसेस के थ्रू। फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? जो हमें वहां से सबूत मिलते हैं जहां पे क्राइम होता है उस जगह से, जैसे अभी मैंने आपको बताया खून के धब्बे या जूतों के निशान, या फिर कोई हथियार वगैरह जैसे गन वगैरह मिलेगी या चाकू मिलेगा, तो ये सब क्या होते हैं? फिजिकल एविडेंसेस होते हैं फ्रॉम क्राइम सीन, जहाँ जुर्म हुआ होता है, कोई क्राइम हुआ होता है, कोई मर्डर वगैरह हुआ होता है उस जगह से। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, किसमें? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां से हम क्या इकट्ठे करते हैं? एविडेंस इकट्ठे करते हैं, फिर उनके लैब वगैरह में टेस्ट करवाते हैं, गवाहों वगैरह को जो वहां पे मौजूद होते हैं, जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा होता है, इनको कोर्ट में उनसे बयान लिया जाता है। ये सब कुछ किसका पार्ट होता है? कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। तो फॉरेंसिक्स की जरूरत कहाँ पे ज्यादा होती है? पुलिस वगैरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे, या कोर्ट में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, इन सब में, मर्डर केसेस में जो है वो फॉरेंसिक्स इन्वॉल्व होती है। 4-year BS डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस इज नीडेड फॉर दिस। इसके लिए हमें 4 साल की किसकी डिग्री चाहिए होती है? बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री चाहिए होती है। किस सब्जेक्ट में? फॉरेंसिक साइंसेज में। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बायो की फील्ड से रिलेटेड कुछ और कैरियर्स के बारे में बताया हुआ है, तो इस टेबल को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको भी करना है, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी कहते हैं जानवरों से रिलेटेड जो भी चीज होती है ना, उसको हम कहते हैं वेटरनरी।
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स, इसमें डायग्नोस की जाती है, तशखीस की जाती है, पता लगाया जाता है और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है ऐसी बीमारियों का जो किन में पाई जाती है, जानवरों में। और फिर जानवरों की अक्सर एनिमल्स की क्या भी की जाती है, सर्जरी। जैसे एनिमल्स में भी तो इश्यूज होते हैं ना, जैसे ह्यूमंस में इश्यूज होते हैं, तो उसी तरह से एनिमल्स में भी इश्यूज होते हैं, डिजीजेज होती हैं, तो उनके भी ट्रीटमेंट किया जाता है और सर्जरीज वगैरह की जाती हैं। अब इस कैरियर को परस्यू करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, डीवीएम। डीवीएम होता है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की डिग्री होती है, जो कि कितने साल की होती है, 5 साल की। इस वेटरनरी मेडिसिन की फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए डीवीएम की 5 साल की डिग्री की जाती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल साइंसेज में जो पोल्यूशन होते हैं, जो माहौल में जो आलूदगी फैल रही है, जैसे गाड़ियों के धुएं वगैरह से, फैक्ट्रीज के धुएं से, या फिर फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी निकल रहा है जो हमारे उसमें जा रहा है, नहरों में जा रहा है, ये जो सारी पोल्यूशन है या जो सारी माहौल में जो आलूदगी है, जमीन में आलूदगी है, पानी में है, ये या नॉइस पोल्यूशन वगैरह, इन सब के बारे में कौन स्टडी करता है, इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, वो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी काम करते हैं। और इसके लिए 4 साल की बैचलर ऑफ साइंसेज की डिग्री चाहिए होती है, किस सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंटल साइंसेज के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो मीन्स जो हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस वगैरह। और बायोलॉजी हम क्या कहते हैं, स्टडी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो जिस फील्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर पूरी रिसर्च की जाती है ताकि उनके इम्पैक्ट को, उनके असर को समझा जा सके कि ह्यूमंस पर या हमारे एनवायरनमेंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी टाइप है और किसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है और फिर उस डिजीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये सब कुछ किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। प्रोवाइड, काउंसलिंग कहते हैं मशवरा देना, किसी को ना मशवरा देना, इसको हम कहते हैं काउंसलिंग। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, इसमें ट्रीट कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इसमें सिर्फ मशवरा दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। इस फील्ड में इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी सब में हम ट्रीटमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम किसको देख रहे हैं, सिर्फ मशवरा देने को, एडवाइस देने को। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग, ऐसे लोग जो जेनेटिक कंडीशंस का शिकार होते हैं उनको क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है, उनको एडवाइस दी जाती है, क्योंकि अक्सर जो है वो एडवाइस भी बड़ी जरूरी होती है। तो ऐसी फैमिलीज जिनमें जेनेटिक डिजीजेस चल रही हो, जैसे कि थैलासीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, तो उन फैमिलीज को जो है वो क्या की जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है, इससे पहले कि वो जो है वो अपना बेबी प्लान करे और उसमें भी वो डिजीज आ जाए, क्योंकि पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ना अपने बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में। तो इस चीज से बचने के लिए, ताकि बच्चे में वो बीमारी ना हो, तो क्या की जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। अब इसकी एग्जांपल कैसे है कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों जो है वो थैलासीमिया माइनर है, क्योंकि दोनों में थैलासीमिया के जीन्स तो है लेकिन उनके अंदर थैलासीमिया है नहीं, वो थैलासीमिया माइनर है। लेकिन अगर उनका बेबी होगा, अगर एक पेरेंट है ना थैलासीमिया माइनर, तो फिर तो बच्चे पे असर होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर दोनों थैलासीमिया माइनर हैं तो फिर जो है वो थैलासीमिया मेजर, बच्चा जो है वो थैलासीमिया मेजर होगा, थैलासीमिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होगा। इस चीज के चांसेस कितने हैं, 25% चांसेस होते हैं। और इस चीज के बारे में सारा जो है वो काउंसलिंग और एडवाइसिंग वो कौन करता है, जेनेटिक काउंसलिंग। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में क्या होता है कि एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। हेल्थ को, सेहत को प्रमोट करने के लिए डाइटरी हैबिट्स दी जाती हैं, डाइट प्लान्स दिए जाते हैं। हमने अक्सर देखा होता है जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइट प्लान देते हैं। अक्सर लोग उनसे, जो बहुत मोटे लोग होते हैं अक्सर जो है वो पतला होने के लिए डाइट प्लान लेते हैं, अक्सर जो है वो बहुत पतले लोग होते हैं वो हेल्दी होने के लिए डाइट प्लान लेते हैं। और अक्सर जो है वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे कि पीसीओएस वगैरह है या थायराइड का इशू है और इस तरह की काफी सारी डिजीजेज होती हैं, तो उसमें भी क्या लिया जाता है, एक प्रॉपर डाइट प्लान लिया जाता है जो उन्हें ये बताता है, क्योंकि हर अक्सर डिजीजेज में ये होता है कि कोई कोई फूड आपको नुकसान देता है, कोई फूड आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फूड खाना है, किसको अवॉइड करना है, किस तरह से खाना है, क्या चीज किस टाइम पे खानी है, तो इसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए होता है। और वो कौन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके लिए भी बीएस की 4 साल की डिग्री होती है न्यूट्रिशन की फील्ड में। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ हमें नाम से पता चल रहा है, पब्लिक क्या होती है, अवाम, लोग, और हेल्थ क्या होती है, सेहत। तो इसमें जो है वो लोगों की सेहत पर काम किया जाता है, उनको अवेयरनेस दी जाती है, उनको आगाही दी जाती है, जो हमारे पास जो भी माहौल में जो मसाइल
मसाइल होते हैं उनके बारे में। सही है, जैसे कि अक्सर जो है वो क्लीन वाटर के बारे में अवेयरनेस दी जाती है कि साफ पानी इस्तेमाल करें, और वो सारा जो गंदे पानी के जो भी नुकसान होते हैं हमारी बॉडी में, हेल्थ को जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। या हाइजीन के बारे में बताया जाता है, हाइजीन कंट्रोल के बारे में। और अक्सर जो है वो वैक्सीन कैंपेन्स होती हैं, कोई बीमारी या कोई वबा फैली हो तो उसके लिए क्या लगाई जा रही होती है, वैक्सीन लगाई जा रही होती है, तो वो कैंपेन शुरू करते हैं जो फ्री में वैक्सीन लगाती हैं। तो ये सब कुछ किसका काम है? पब्लिक हेल्थ का काम है। इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज की जो लोगों की कम्युनिटी है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करती है, बेहतर बनाती है थ्रू एजुकेशन, एजुकेट करके, उनको अवेयरनेस देके, उनको आगाही देके। और पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसके लिए क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। अच्छा, जब कोरोना वायरस आया था तो बताया जाता था ना कि मास्क लगा के रखें, और वो सारी जो पॉलिसीज बताई गई थी, बनाई गई थी कि घर से बाहर ना जाएं, 10 कदम का फासला रखें, और जो कोरोना वायरस की वैक्सीन की एक कैंपेन शुरू हुई थी, ये सब कुछ किसका पार्ट है? पब्लिक हेल्थ का पार्ट है। पॉलिसीज भी पब्लिक हेल्थ का काम है बनाना, उनके बारे में रिसर्च करना, फिर लोगों को उन पॉलिसीज से अवेयर करना, उनको आगाही देना, और ये वैक्सीन कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट करवाना, ये सब कुछ पब्लिक हेल्थ का काम है। और इस फील्ड के लिए जो है वो बीएस किया जाता है 4 साल का, हेल्थ साइंसेज में या फिर पब्लिक हेल्थ में। नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेडिकल मीन्स जो हमारी मेडिसिन, दवाइयां वगैरह, और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में पता है ना, टूल्स, मशीनें, इससे नाम से पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर मेडिसिन की फील्ड के लिए जो है वो क्या बनाई जाएंगे? मशीनें वगैरह बनाई जाएंगी। तो इसमें यही होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आलात बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती है, टूल्स या टेक्नोलॉजीज बनाई जाती है पेशेंट केयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायलिसिस मशीन होती है, जिन पेशेंट्स की किडनीज काम नहीं करती तो आर्टिफिशियल तरीके से उनके ब्लड को क्लीन किया जाता है, तो वो डायलिसिस मशीन्स बनाना भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का काम है। या फिर जो ऑपरेशन थिएटर्स में टूल्स यूज होते हैं वो सब कुछ बनाना भी इनका काम होता है। ग्लूकोज मीटर्स होते हैं जो आपकी शुगर को चेक कर देते हैं, जो अक्सर लोगों के घरों में होते हैं, या ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती हैं, ये सब कुछ कौन बनाता है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लोग। डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल के लिए आलात बनाना टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, ताकि पेशेंट्स की केयर को क्या किया जा सके? बेहतर बनाया जा सके। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनालाइजिंग एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी कि कंप्यूटेशनल टूल्स को, कंप्यूटर को यूज करते हुए, कंप्यूटर के टूल्स को, उसके मॉडल्स को यूज करते हुए जो बायोलॉजिकल डाटा का हम तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। उसमें मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, और एक एग्जांपल उसकी बताई थी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड्स का ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, तो उसको भी कौन एनालाइज करके हमें बताता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे प्रोटीन्स है, और हर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो इस इतने बड़े सीक्वेंस को एक बायोलॉजिस्ट जो है वो इतनी आसानी से नहीं एनालाइज कर पाता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कंप्यूटर का यूज करता है, वो उसको इजीली जो है वो इस पूरे जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का उसको एनालाइज करके दे देता है। आई होप आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको कोई भी लेक्चर आप लोगों का मिस ना हो, और इसके अलावा मैं इस चैनल पे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टिप्स भी बताऊंगी, और वो टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगी जिनको यूज करते हुए मैंने अपने मैट्रिक एग्जाम्स में 96% मार्क्स लिए थे, और एफएससी एग्जाम्स में 94% मार्क्स लिए थे। और मैं आपको पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों की मिस ना हो।